मैं हूं आपकी श्रद्धा दीदी एंड वेलकम टू अपना कॉलेज। आज की वीडियो के अंदर हम एक स्पेशल टाइप का डेटा स्ट्रक्चर पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है हैश सेट। अब ये जो वीडियो है और इसकी जो आने वाली 3-4 वीडियोस होंगी उसके अंदर हम हैशिंग को कम्प्लीटली कवर कर रहे होंगे जावा के अंदर। अब हैश, हैशिंग, हैश सेट, हैश मैप, ऐसे काफ़ी सारे वर्ड्स हैं जिनको हम बार बार सुनेंगे। तो अगर कोई ऐसा पॉइंट आता है जब शुरुआती वीडियोस में आपको इसका मतलब नहीं समझ में आता है तो बिल्कुल टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आने वाली वीडियोज़ में इसका पूरा का पूरा इंटरनल इम्प्लीमेंटेशन, एक्सप्लेनेशन हम सब कुछ कवर कर रहे होंगे। इस वीडियो में स्पेसिफिकली हम हैश सेट नाम के डेटा स्ट्रक्चर की बात करेंगे। अगले वाली वीडियो में हैश मैप के बारे में बात करेंगे, डिफरेंट उसकी वेरिएशंस की बात करेंगे। उसके बाद देखेंगे कि ये हैश सेट और ये हैश मैप ये दोनों इंप्लीमेंट कैसे होते हैं, हैश टेबल्स क्या होती हैं, बेसिकली जावा के अंदर हैशिंग होती क्या है, इसको हम लास्ट 3rd या 4th वीडियो के अंदर कवर कर रहे होंगे। उससे पहले हम सेट और मैप्स की बात करेंगे। अब ये जो सेट शब्द है ये हमने मैथ में ज़रूर सुना होगा, अगर 11th-12th में हमारे पास मैथ थी, अगर नहीं थी तो मैं फिर भी बता देती हूँ। सेट एक ऐसे टाइप का स्ट्रक्चर होता है मैथ के अंदर जिसके अंदर आप डिफरेंट एलिमेंट्स को अगर डालते हैं, मान लीजिए मैंने 1 2 3 4 दोबारा से 4 एंड दोबारा से 1 को एक सेट के अंदर ऐड करने की कोशिश की, ये एक सेट है। तो क्या होगा, सेट डुप्लीकेट्स अलाउड नहीं करता, यानी सेट के अंदर ऐड सिर्फ 1 2 3 एंड 4 ही होगा। ये जो 4 है एंड ये जो 1 है इसको सेट डुप्लीकेट्स की तरह ट्रीट करेगा और इसको अपने अंदर ऐड नहीं करेगा। यानी सेट एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है जिसके अंदर सारे के सारे जो एलिमेंट्स होते हैं वो यूनिक होते हैं। और यही सेम प्रॉपर्टी जब हम जावा के अंदर इंप्लीमेंट करना चाहते हैं किसी डेटा स्ट्रक्चर के अंदर, तो वहाँ पे हम यूज़ करते हैं हैश सेट्स का। अब हैश सेट एक बहुत ही ज़्यादा मेरा फेवरेट डेटा स्ट्रक्चर है, बट एक इंपॉर्टेंट डेटा स्ट्रक्चर है, मैं बताती हूँ क्यों। अब ये जो है ये एक्चुअल स्क्रीनशॉट्स हैं। गूगल जब इंटरव्यूज़ के लिए आपको इनवाइट करता है तो गूगल मेरे को अच्छी कंपनी इसलिए लगती है क्योंकि वो पहले ही बता देते हैं कि हम क्या पूछने वाले इंटरव्यूज़ के अंदर। तो टॉपिक्स आपको बता दिए जाते हैं, कौन से डेटा स्ट्रक्चर्स पूछने वाले हैं वो बता दिए जाते हैं। तो एक इंटरव्यू प्रिपरेशन गाइड नाम से आपको ईमेल भेजता है, उसके अंदर सारी चीज़ें डिफाइंड होती हैं, रिसोर्सेज डिफाइंड होते हैं। तो वो एक फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस की लिस्ट आपको भेजता है। उसके अंदर आप नोटिस करेंगे कि हैश टेबल्स नाम की जो चीज़ है ये 4th नंबर पे है। एंड मेरी एक गूगल के सीनियर से बात हुई थी तो उन्होंने मुझे बताया था कि 5 to 6 राउंड जो भी इंटरव्यूज़ के होते हैं उसके अंदर हैशिंग का जो कॉन्सेप्ट है वो काफ़ी ज़्यादा बार यूज़ किया जाता है। मतलब हैश सेट और हैश मैप आपको ऐसे ही पता होनी चाहिए प्रोग्रामिंग के अंदर जैसे आपको 1 2 3 पता होता है मैथ में, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंटली यूज्ड होते हैं। इनफैक्ट इनका यूज़ तब होता है जब किसी प्रॉब्लम में आपको टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को बहुत कम करना होता है या आपको बहुत ज़्यादा एफिशिएंट प्रोग्राम लिखने होते हैं। तो आपको डेटा स्ट्रक्चर्स को कैसे एफिशिएंट बनाना है, अपने एल्गोरिदम्स को कैसे एफिशिएंट बनाना है, उसके अंदर हैश टेबल्स का बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। एंड इनफैक्ट इंटरनल इम्प्लीमेंटेशन जो होता है हैश मैप का, हैश सेट का, वो हैश टेबल से ही होता है। इसीलिए हैशिंग के कॉन्सेप्ट को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस वीडियो के अंदर हम बहुत एक्सटेंसिवली हैश सेट्स के बारे में बात कर रहे होंगे। सबसे पहले बात करते हैं कि हैश सेट इतना इंपॉर्टेंट डेटा स्ट्रक्चर क्यों है। अब हैश सेट एक इंपॉर्टेंट डेटा स्ट्रक्चर है बिकॉज ऑफ इट्स टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। हैश सेट के अंदर अगर हम इंसर्ट करते हैं कोई भी वैल्यू, मतलब जो भी हमारा डेटा स्ट्रक्चर बनेगा इसको हम नाम दे देते हैं हैश सेट। इसके अंदर अगर हम किसी भी एलिमेंट को इंसर्ट करना चाहेंगे, मतलब ऐड करना चाहेंगे, तो उसके लिए कितना टाइम लगेगा, उसके लिए लगेगा कांस्टेंट टाइम। अगर इसके अंदर मुझे सर्च करना है कि कोई एलिमेंट एग्जिस्ट करता है क्या सेट मेरा कंटेन करता है किसी एलिमेंट को, तो उसके लिए भी लगेगा कांस्टेंट टाइम। एंड अगर मुझे किसी एलिमेंट को, किसी ऑब्जेक्ट को डिलीट करना है, रिमूव करना है, तो उसके लिए भी कांस्टेंट टाइम लगेगा। तो तीनों जो मेजर फंक्शंस होते हैं किसी भी डेटा स्ट्रक्चर के लिए, उसके लिए हैश सेट में कांस्टेंट टाइम लगता है। दैट इज व्हाई इट इज़ अ वेरी एफिशिएंट डेटा स्ट्रक्चर। अगर मैं इसको दूसरे डेटा स्ट्रक्चर्स के साथ कंपेयर करूं, सबसे क्लासिकल एग्जाम्पल, तो सबसे पहला कंपैरिजन लेते हैं अपने सबसे बेसिक डेटा स्ट्रक्चर का, विच इज़ एन एरे। अगर हम एक एरे की बात करें तो एरे के अंदर इंसर्ट यानी ऐड के अंदर कितना टाइम लगता है बिग ऑफ 1 का, यानी कांस्टेंट टाइम लगता है। हम सिंपली क्या करते हैं, इंडेक्स बता देते हैं, एरे में ऐड कर देते हैं। अगर कंटेन्स मतलब किसी एलिमेंट को सर्च करना है किसी एरे के अंदर, तो यहाँ पे हमें लीनियर टाइम लगता है, मतलब बिग ऑफ n का टाइम लगता है। क्यों? क्योंकि बार बार हर इंडेक्स पे जाके हमें चेक करना पड़ता है क्या यहाँ एलिमेंट है, यहाँ एलिमेंट है। तो उस तरीके से पूरे एरे को हमें ट्रेवर्स करना पड़ता है। उसके बाद अगर रिमूव करना है किसी एलिमेंट को एरे से, तो उसके अंदर कितना टाइम लगता है हमें, उसके अंदर दोबारा से हमें बिग ऑफ n का टाइम लगता है, क्योंकि अगर किसी एलिमेंट को रिमूव करते हैं तो बाकी के एलिमेंट्स को जो शिफ्ट करने का टाइम है
वो हमें लीनियर लग जाता है। मान लीजिए बाकी के एलिमेंट्स को शिफ्ट नहीं करना, वहाँ एलिमेंट रिमूव करके मुझे -1 डाल देना है, वैसा कुछ है तो कांस्टेंट टाइम लगता है। तो इसको भी ऑब्जर्व करें, यहाँ तो कांस्टेंट दे दिया, पर बाकी ऑपरेशंस में एरे हमें कांस्टेंट टाइम नहीं दे पाता। मान लेते हैं एक पल को कि मेरा एरे जो है वो सॉर्टेड है, तो सॉर्टेड एरे के लिए भी अगर मैं टाइम देखूं, सॉर्टेड एरे में ऐड करने का टाइम होता है बिग ऑफ n, सर्च करने का जो टाइम है वो हो जाता है हमारा log n के इक्वल। अब n से तो कम है log n, पर फिर भी ऑफ 1 से ज़्यादा है, मतलब कांस्टेंट से ज़्यादा है। और रिमूव करने के लिए क्या करते हैं सॉर्टेड में, दोबारा से वही आगे पीछे हमें चीज़ें करनी पड़ती हैं, इसीलिए हमारा सॉर्टेड एरे भी इतना एफिशिएंट नहीं होता। कोई बड़ा डेटा स्ट्रक्चर सोच के देखते हैं, एक बाइनरी सर्च ट्री के बारे में सोच के देखते हैं। एक BST के अंदर ऐड का टाइम कितना होता है, ऐड का टाइम होता है वर्स्ट केस में हमारा हाइट के इक्वल। सर्च का टाइम कितना होता है, वर्स्ट केस में हाइट के इक्वल, रिमूव का टाइम वर्स्ट केस में हाइट के इक्वल। और अगर n नोड्स है हमारे BST के अंदर, लास्ट क्लास हमने BST की ही कवर की थी, उससे हमें ये सारी चीजें पता चल गई होंगी। और अगर n नोड्स हैं तो वर्स्ट केस में क्या होगा, ये बिग ऑफ n हो जाएगा, बिग ऑफ n हो जाएगा, बिग ऑफ n हो जाएगा। तो बेस्ट केस में भी द सर्च टाइम कम्स आउट टू बी बिग ऑफ log n। तो log n तक ही जा पाते हैं हम BST के अंदर। इसीलिए एक कांस्टेंट टाइम होना किसी भी डेटा स्ट्रक्चर के लिए छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है जब भी हम एल्गोरिदम्स की, जब भी हम डेटा स्ट्रक्चर्स की बात करते हैं। दैट इज़ वाई दिस इज़ माई फेवरेट डेटा स्ट्रक्चर। एंड जैसे जैसे इसको हम यूज़ करेंगे, इतना सिंपल डेटा स्ट्रक्चर है कि ये आपका भी फेवरेट हो जाएगा। अब सबसे पहले बात करते हैं हैश सेट के क्रिएशन की। तो डिफरेंट ऑपरेशंस को हम एक हैश सेट के ऊपर करके देखेंगे। हमने एक क्लास बनाई हुई है, इस क्लास को मैंने नाम दिया है हैशिंग, साथ के साथ एक मेन फंक्शन बनाया हुआ है। अब हैश सेट को बनाने के लिए हमें सबसे पहले ऊपर इंपोर्ट करना पड़ेगा java.util.hashset को, तभी हम इसको क्रिएट कर पाएंगे अपने मेन फंक्शन के अंदर। अगर हम किसी भी प्रोग्राम में ये वाली लाइन मिस कर देते हैं तो हैश सेट नहीं चल पाएगा और वो हमें एरर देगा। या तो हम सिंपली हैश सेट लिख सकते हैं, या सारे के सारे पैकेजेस, लाइब्रेरीज, ये सब इंपोर्ट कर सकते हैं। तो हम सारे नहीं करेंगे, ताकि मैं एक एक करके आपको बता सकूं क्या क्या ज़रूरी होता है इंपोर्टेशन के लिए। तो हैश सेट को इंपोर्ट कर लिया। तो क्रिएशन सबसे पहले हम करने वाले हैं एक हैश सेट के अंदर। हैश सेट को क्रिएट कैसे करते हैं, उसको लिखने का ये सिंटैक्स होता है। सबसे पहले हम लिखते हैं हैश सेट, फिर लिखते हैं उसके अंदर एलिमेंट्स किस टाइप के स्टोर होंगे, क्या डेटा टाइप होगा। मान लीजिए मुझे इंटीजर्स को स्टोर कराना है, तो इस तरीके से मैंने लिखा इंटीजर, फिर अपने सेट को नाम दे दिया सेट इज इक्वल टू न्यू हैश सेट, मेरे एंगुलर ब्रैकेट्स एंड उसके बाद पेरेंथेसिस। अगर आप नोटिस करेंगे तो ये वही सेम सिंटैक्स है जिसकी हेल्प से हम एरे लिस्ट को डिफाइन करते थे। लिस्ट इज इक्वल टू न्यू एरे लिस्ट, बिल्कुल सेम सिंटैक्स है, बस यहाँ एरे लिस्ट की जगह हैश सेट हो गया है। तो बहुत सिंपल डेटा स्ट्रक्चर है यूज़ करने के लिए। सेट को मैंने डिफाइन कर लिया, अब मुझे क्या करना है, इस सेट के अंदर अपने एलिमेंट्स को इंसर्ट करना है। तो अब हम सीखेंगे इंसर्ट। सेट डॉट ऐड, जैसे एरे लिस्ट के अंदर हम क्या करते थे, लिस्ट डॉट ऐड कर देते थे और फिर अपना एलिमेंट, वैसा ही कुछ यहाँ करते हैं। मान लीजिए पहले मुझे 1 को ऐड करना है, उसके बाद मुझे क्या करना है, सेट डॉट ऐड 2, उसके बाद मुझे क्या करना है, सेट डॉट ऐड 3 एंड दोबारा से सेट डॉट ऐड 1। तो मैंने 2 बार 1 को ऐड किया है। लेकिन सेट के अंदर जैसे एलिमेंट स्टोर होंगे, सिर्फ 1 2 3 स्टोर होगा, क्योंकि इसके अंदर सिर्फ यूनिक एलिमेंट स्टोर होते हैं। और एडिशन का प्रोसेस कैसा है, सिंपली वही लिस्ट वाला ही फंक्शन यूज करना है, डॉट ऐड। सेट के अंदर भी हम लिख सकते हैं डॉट ऐड। नेक्स्ट क्या देखेंगे, नेक्स्ट देखेंगे सर्च कैसे करते हैं। सर्च करने के लिए एक स्पेशल फंक्शन होता है सेट के अंदर, विच इज कॉल्ड कंटेन्स, यानी सेट कोई एलिमेंट को, किसी ऑब्जेक्ट को कंटेन करता है या नहीं करता। वो कैसे चेक करेंगे, उसके लिए चेक करेंगे इफ, मान लीजिए सेट डॉट कंटेन्स, मुझे चेक करना है कि मेरे सेट के अंदर 1 एग्जिस्ट करता है या नहीं करता। तो इसके लिए लिखूंगी मैं सेट डॉट कंटेन्स फंक्शन, कंटेन्स के अंदर मुझे पास करना है अपना एलिमेंट 1, और ये इसने अगर ट्रू रिटर्न किया तो मतलब सेट के अंदर वैल्यू एग्जिस्ट करती है, अगर ट्रू रिटर्न नहीं किया तो सेट के अंदर वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती। तो अगर ये ट्रू रिटर्न करेगा तो उस केस में मैं प्रिंट कर दूंगी सेट कंटेन्स 1। बाकी इसके लिए नेगेटिव केस भी देख सकते हैं। मान लीजिए मुझे चेक करना है सेट में 6 एग्जिस्ट करता है या नहीं करता, तो मैंने यहाँ लिख दिया 6 और लिख दिया डज नॉट कंटेन। इससे क्या होगा, अगर सेट डॉट कंटेन्स ने फॉल्स रिटर्न किया तो ये मेरा नेगेशन ऑपरेटर क्या करेगा, नॉट ऑपरेटर उसको ट्रू बना देगा। और अगर मेरा सेट 6 को कंटेन नहीं करता है तो उस केस में मैं प्रिंट करवा दूंगी डज नॉट कंटेन।
इतने कोड को सेव करके एक बार रन करते हैं। सेट कंटेन्स 1 एंड डज नॉट कंटेन। कैसे प्रिंट हुआ है? सबसे पहले क्रिएशन से एक सेट बना होगा मेमोरी के अंदर, उसके बाद सेट के अंदर मैंने 1 2 3 1 को ऐड किया, बट सेट के अंदर सिर्फ 1 2 3 ऐड हुए। इसको हम चेक करेंगे, भी वेरीफाई करेंगे कैसे। फिर मैंने सर्च ऑपरेशन को अप्लाई किया, जिसमें मैंने चेक किया कि सेट के अंदर क्या 1 एग्जिस्ट करता है, क्या सेट 1 को कंटेन करता है। उस केस में प्रिंट हुआ सेट कंटेन्स 1। फिर चेक किया 6 को कंटेन करता है क्या, तो उस केस में प्रिंट हुआ डज नॉट कंटेन। अब इसके बाद नेक्स्ट किस चीज की बात कर सकते हैं? नेक्स्ट बात कर सकते हैं कि डिलीट कैसे परफॉर्म करते हैं सेट के अंदर। तो जैसे एरे लिस्ट के अंदर डॉट रिमूव फंक्शन होता है, वैसे ही सेट के अंदर भी डॉट रिमूव फंक्शन होता है। हम लिखेंगे सिंपली सेट डॉट रिमूव 1 और वेरीफाई कैसे करेंगे? इफ सेट डॉट कंटेन्स 1। इसका नॉट करेंगे क्योंकि ऑब्वियसली मुझे पता है कि रिमूव हो जाएगा 1, तो उसके बाद ये फॉल्स रिटर्न करेगा, तो मेरा नॉट ऑपरेटर फॉल्स को ट्रू बनाएगा। तो उस केस में मुझे क्या प्रिंट करवाना है? मुझे प्रिंट करवाना है डज नॉट कंटेन 1 या फिर वी डिलीटेड 1। इसको भी एक बार सेव करके करते हैं रन। तो लास्ट में क्या प्रिंट हुआ? इट डज नॉट कंटेन 1, यानी ये 1 रिमूव हो गया। इनफैक्ट हमने क्या किया था? 2 1 ऐड किए थे, और जैसे ही मैंने एक 1 रिमूव किया, उससे क्या हुआ? सेट में अब है ही नहीं, क्योंकि सेट ने सिर्फ एक ही कॉपी रखी थी 1 की, उसने डुप्लीकेट्स को अलाउ नहीं किया, सिर्फ यूनिक एलिमेंट्स को ऐड किया था। इसके साथ साथ हम क्या कर सकते हैं? सेट का हम साइज भी प्रिंट कर सकते हैं। साइज कैसे प्रिंट करेंगे? सिंपल वही एरे लिस्ट वाला मेथड। जैसे एरे लिस्ट के अंदर हम क्या करते थे? एरे लिस्ट के अंदर हम लिस्ट डॉट साइज करवाते थे, तो वैसे ही सेट के अंदर भी हम प्रिंट करवा सकते हैं साइज ऑफ सेट इज, ये मुझे रिटर्न करेगा टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स, तो मैं लिखूंगी सेट डॉट साइज। तो डॉट साइज फंक्शन सेट के अंदर भी काम करता है। मैंने क्या किया? 4 एलिमेंट्स को ऐड किया, पर क्योंकि उनमें से एक डुप्लीकेट था, तो मेरे लिए क्या प्रिंट होगा? मेरे लिए प्रिंट होगा साइज ऑफ द सेट इज 3, क्योंकि उसने सिर्फ इन 3 यूनिक एलिमेंट्स को लिया, चौथे को उसने इग्नोर कर दिया। तो इस तरीके से हम सेट का साइज भी प्रिंट करवा सकते हैं जावा के अंदर। अब सेट के अंदर जो एलिमेंट्स होते हैं, अगर मान लीजिए मुझे अपने सेट के सारे एलिमेंट्स को प्रिंट करवाना है, तो मैं कैसे प्रिंट करवाऊं? तो उसके लिए सिंपली क्या कर सकते हैं? सिंपली हम सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन लिखेंगे और सेट का नाम लिख देंगे, तो सारे के सारे एलिमेंट सेट के प्रिंट हो जाएंगे। जैसे अगर मुझे प्रिंट करवाने हैं प्रिंट ऑल एलिमेंट्स, तो उस केस में मैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन लिखूंगी और फिर लिखूंगी अपने सेट का नाम, तो उससे सेट के अंदर के सारे एलिमेंट्स मेरे पास प्रिंट होकर आ जाएंगे 1 2 एंड 3। तो इस तरीके से आपके स्क्वायर ब्रैकेट्स आएंगे और उसके अंदर सेट के सारे एलिमेंट्स। अब एक स्पेशल चीज़ की बात करते हैं। सेट के अंदर एक आइटरेटर नाम की चीज़ होती है। आइटरेटर हमने तब पढ़ा होगा जब हमने लूप्स की बात की थी। लूप्स के अंदर हम क्या करते थे? लूप्स के अंदर हम एक आइटरेटर बनाते थे। जैसे हमारा फॉर लूप होता है, उसके अंदर अगर मैं i इज इक्वल टू 0, i लेस देन n, i प्लस प्लस इस तरीके की स्टेटमेंट लिखूं, तो इसमें ये i ये एक आइटरेटर है। आइटरेटर बेसिकली एक वेरिएबल होता है, एक सिंबल होता है जो आइटरेट करता है, मतलब किसी चीज़ को आगे 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 लेकर जाता है। तो सेट्स के अंदर भी एक आइटरेटर होता है जिसके थ्रू हम सेट्स के एलिमेंट्स को ट्रेवर्स कर सकते हैं। क्योंकि सेट का कोई इंडेक्स नहीं होता, तो इसको i इज इक्वल टू 0, i इज इक्वल टू 1, i इज इक्वल टू 2 इस तरीके से हम आइटरेट नहीं करते। इसके लिए एक स्पेशल आइटरेटर यूज होता है। उसको बनाने के लिए सबसे पहले ऊपर हमें इंपोर्ट करना पड़ेगा java.util.iterator को। तो आइटरेटर को इंपोर्ट करने के बाद ही हम आइटरेटर्स को यूज कर पाएंगे। क्या करेंगे? लिखेंगे आइटरेटर it इज इक्वल टू सेट डॉट आइटरेटर। तो सेट के अंदर ये आइटरेटर नाम का मेथड होता है जो सेट के लिए आइटरेटर रिटर्न करता है। मतलब सेट को कैसे ट्रेवर्स करना है उसके लिए एक वेरिएबल रिटर्न करेगा जिसको हम आइटरेटर कहते हैं। उसकी वैल्यू को हमने IT के अंदर स्टोर करा लिया, और ये IT एक आइटरेटर है जिसको सेट ने रिटर्न किया है। और इसका टाइप क्या है? इसका टाइप भी आइटरेटर है। बहुत थोड़ा सा इरिटेटिंग लग रहा होगा सुनने में आइटरेटर, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स है। सेट्स को भी हम आइटरेट करते हैं यूजिंग दिस आइटरेटर, एंड हैश मैप्स को भी हम आइटरेट करते हैं यूजिंग दिस आइटरेटर। अब जैसे ही मैंने एक आइटरेटर बना लिया, इस आइटरेटर के 2 स्पेशल फंक्शंस होते हैं। एक होता है हमारा हैज नेक्स्ट फंक्शन, एक होता है हमारा नेक्स्ट फंक्शन। अब एक बार इसको समझ लेते हैं कि आइटरेटर के अंदर ये फंक्शंस का काम क्या होता है। मान लीजिए मैंने यहाँ पे एक सेट बनाया जिसके अंदर एलिमेंट स्टोर्ड हैं 1 2 एंड 3। अब मेरे सेट ने मुझे एक आइटरेटर दिया IT।
इसको हम ऐसे विजुअलाइज कर सकते हैं, ऐसा होता नहीं है पर ऐसे विजुअलाइज कर सकते हैं अंडरस्टैंडिंग के लिए कि अभी मेरे आइटरेटर जो है किसको पॉइंट कर रहा है, अभी मेरा आइटरेटर किसी वैल्यू को पॉइंट नहीं कर रहा, एक नल वैल्यू को पॉइंट कर रहा है, मतलब खाली जगह को पॉइंट कर रहा है। इसके बाद आइटरेटर के अंदर एक नेक्स्ट नाम की प्रॉपर्टी होती है। तो नल के बाद, नल का अगर नेक्स्ट देखा जाए तो वो 1 होगा, इसका नेक्स्ट देखा जाए 2 होगा, इसका नेक्स्ट देखा जाए 3 होगा। अब ये पहले 1 ही आएगा, 2 ही आएगा, 3 ही आएगा, ये जरूरी नहीं है क्योंकि सेट्स अनऑर्डर्ड हो सकते हैं। हो सकता है यहाँ पहले 3 हो, यहाँ पहले 2 हो, यहाँ पहले 1 हो। तो सेट्स एक ब्लैक बॉक्स की तरह है, उसमें जरूरी नहीं है आपने पहले 1 ऐड किया तो आपको बाहर भी 1 ही पहले मिलेगा, ऐसा कोई जरूरत नहीं है। तो इसीलिए बस मैं अंडरस्टैंडिंग के लिए बता रही हूँ। मान लीजिए IT है आइटरेटर आपका, वो अभी पॉइंट कर रहा है नल की तरफ, पर नल के बाद वो किसको पॉइंट करेगा, 1 को, बाद में पॉइंट करेगा 2 को, बाद में पॉइंट करेगा 3 को। तो अगर आप ये फंक्शन लिखते हैं IT.next, तो वो आपको क्या रिटर्न करके देगा, वो आपको रिटर्न करके देगा नेक्स्ट वैल्यू को। नल की नेक्स्ट वैल्यू क्या है, तो सबसे पहले रिटर्न करेगा 1 को, उसके बाद दोबारा आपने अगर लिखा IT.next तो फिर क्या रिटर्न करेगा, 1 के भी नेक्स्ट को। मतलब इसने 1 को रिटर्न किया और अब IT यहाँ पे पॉइंट कर रहा है, तो इसका नेक्स्ट क्या होगा, इसका नेक्स्ट होगा 2। तो आपने दोबारा लिखा तो ये रिटर्न करेगा 2 को। तीसरी बार अगर आपने लिखा IT.next तो इस किसको रिटर्न करेगा, रिटर्न करेगा 3 को। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना कि शुरुआत में पॉइंट कर रहा है किसी नल को या फालतू वैल्यू को, ऐसा कुछ विजुअलाइज करना है हमें। पहली बार जब .next लिखेंगे तब जाकर पहला एलिमेंट रिटर्न करेगा, दूसरी बार .next लिखेंगे तो दूसरा एलिमेंट रिटर्न करेगा, तीसरी बार .next लिखेंगे तो तीसरा एलिमेंट को रिटर्न करेगा। तो ये हो गया IT का नेक्स्ट फंक्शन। इसके अलावा एक और इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है आइटरेटर के पास, इस फंक्शन का नाम होता है हैज नेक्स्ट। ये रिटर्न करता है या तो ट्रू या फॉल्स। तो अगर आपका जो आइटरेटर है उसके पास कोई नेक्स्ट वैल्यू है अभी तो वो ट्रू रिटर्न करेगा, और अगर आगने वाले सीरीज में कोई भी नेक्स्ट वैल्यू अब बची नहीं है तो वो फॉल्स रिटर्न करेगा। तो शुरुआत में जब IT नल पे पॉइंट कर रहा है तब तो रिटर्न करेगा ट्रू, उसके बाद 1 पे पॉइंट करेगा तब भी रिटर्न करेगा हैज नेक्स्ट के लिए ट्रू, उसके बाद 2 पे पॉइंट कर रहा है तब भी हैज नेक्स्ट के लिए ट्रू रिटर्न करेगा। जैसे ही आपने 3 को प्रिंट करवा दिया वैसे ही आप उसका हैज नेक्स्ट चेक करेंगे, मतलब जैसे ही IT.next में इसने 3 को प्रिंट करवा दिया, उसके बाद अगर हम हैज नेक्स्ट चेक करेंगे IT के लिए तो क्या रिटर्न करेगा, वो रिटर्न करेगा फॉल्स, क्योंकि उसने एक एक करके सारे के सारे सेट पे आइटरेट कर दिया। अब कोई एलिमेंट ऐसा है नहीं जिसके लिए वो ट्रू रिटर्न कर पाए, इसीलिए लास्ट में जब उसके पास बिल्कुल लास्ट एलिमेंट को वो पॉइंट करा रहा होता है उस केस में रिटर्न कर देता है फॉल्स को। अब इसी स्पेशल प्रॉपर्टी को यूज करके, मतलब इन दोनों फंक्शंस को यूज करके हम आइटरेट करते हैं एक सेट के ऊपर। हम क्या करेंगे, हम एक लूप चलाएंगे, लूप के ऊपर कंडीशन क्या लगाएंगे, लूप के ऊपर कंडीशन ये लगाएंगे कि जब तक वाइल मेरा IT के पास उसका नेक्स्ट है हैज नेक्स्ट, जब तक आइटरेटर के आगे कोई और एलिमेंट एग्जिस्ट करता है तब तक मैं क्या करूं, तब तक मुझे प्रिंट करवा देना है IT.next को। तो इससे क्या होगा, मेरे पास वो वैल्यू भी आ जाएगी जिसको मुझे प्रिंट करवाना है, और हर बार मैं चेक भी कर लूंगी कि आगे कोई और वैल्यू एग्जिस्ट करती है क्या। और जैसे ही IT.next मैंने प्रिंट करवा दिया वैसे ही ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाता है, मतलब यहाँ IT++, IT-, हमें ऐसी चीज़ें नहीं करनी, ये ऑटोमेटिकली फंक्शन इसको अपडेट कर देता है। तो इस सेम कोड को हम लिख के देखते हैं। आइटरेटर हमने बना ही लिया है, IT=set.iterator। अब एक लूप लिख लेते हैं, इस कमेंट को हटा देते हैं एंड एक लूप लिखते हैं while IT.hasNext। तब तक मुझे क्या करना है, system.out.println IT.next को, इसको कर लेते हैं सेव एंड रन। क्या प्रिंट हुआ, सबसे पहले 1 प्रिंट हुआ, फिर 2 प्रिंट हुआ एंड फिर प्रिंट हुआ 3। अब ये 1 2 3 सोच के देख के आपको लग रहा होगा कि सेट्स के अंदर जो भी एलिमेंट जिस भी ऑर्डर में हम डालते हैं वो सॉर्ट करके हमें प्रिंट करवाता है या उसी ऑर्डर में प्रिंट करवाता है, ऐसा नहीं होता। अब अगर हैश सेट की मैं डेफिनेशन भी देखूं VS कोड के अंदर, यहाँ पे होवर किया तो हैश सेट कहता है कि दिस क्लास इंप्लीमेंट्स द सेट इंटरफेस,
इट मेक्स नो गारंटी एज टू द आइटरेशन ऑर्डर ऑफ द सेट, यानी कोई गारंटी नहीं होती कि जब आप इसको आइटरेट करेंगे तो कौन से ऑर्डर में चीजें आएंगी। जिस ऑर्डर में आपने बाल्टी में पानी डाला उसी ऑर्डर में निकल रहा होगा क्या? बिल्कुल कोई गारंटी नहीं है। जिस ऑर्डर में आप डालेंगे एलिमेंट सॉर्टेड ऑर्डर में अरेंज हो जाएंगे क्या? कोई गारंटी नहीं है। मतलब जिस ऑर्डर में आप एलिमेंट्स डालेंगे हो सकता है उनका ऑर्डर जम्बल्ड अप हो जाए और कोई एलिमेंट आपको पहले मिले आइटरेशन में, कोई एलिमेंट आपको बाद में मिले आइटरेशन में। इट डज नॉट गारंटी दैट द ऑर्डर विल रिमेन कॉन्स्टेंट ओवर टाइम, यानी आप जैसे जैसे नए एलिमेंट्स को ऐड करते जाएंगे इंटरनली आपका ऑर्डर चेंज भी होता जाएगा। तो हैश सेट अनऑर्डर्ड होते हैं, इसीलिए C++ में भी अनऑर्डर्ड सेट नाम से एक डेटा स्ट्रक्चर होता है। तो यहाँ हमने सेट के अंदर क्रिएशन देख लिया है, इंसर्शन देख लिया है, साइज देख लिया है, प्रिंट कैसे करते हैं सारे एलिमेंट्स को, डिलीशन देख लिया है और देख लिया है सेट के अंदर आइटरेट कैसे करते हैं। इस पूरे के पूरे लेक्चर का कोड आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल रहा होगा। इसके साथ साथ नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस कर रहे होंगे मैप्स के बारे में एंड सब्सिक्वेंट क्लासेस में हम कंप्लीटली डिटेल में डिस्कस करेंगे कि इनका इंटरनल इंप्लीमेंटेशन कैसे होता है हैश टेबल से, प्लस हैशिंग का कॉन्सेप्ट एक्चुअली आया कहाँ से है, जावा के अंदर हैशिंग का मतलब होता क्या है। आज के लिए इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग and keep practicing.